नमस्ते स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आंग्ल मराठा संघर्ष में, उसमें तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताया था कि किस तरह से मराठा सरदार और पेशवा संयुक्त हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान शुरू किया। इसमें आप देखिएगा महिदपुर नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उसमें होलकर परास्त हुआ और इसके साथ साथ जनवरी 1818 में उस युद्ध की पराजय के बाद मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई और इस संधि के बाद दोनों में जो अंग्रेज और होलकर के बीच ये युद्ध था वो समाप्त हो गया था और उसने अंग्रेजों की सहायक संधि शर्तों को स्वीकार कर लिया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात जो बूंदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र होलकर को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था। इसके बाद आप देखिएगा पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, आमने सामने का संघर्ष हुआ। जनवरी 1818 ईस्वी में कोरे गांव के युद्ध में और इसके बाद फरवरी 1818 में अस्टी के युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी। इसके बाद पेशवा को उसकी पेंशन निर्धारित करके कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया था। फिर अंग्रेजों और मराठों के बीच जो लंबा संघर्ष था वो समाप्त हो गया था। हम ये कहें कि जो राष्ट्रीय युद्ध था ये मराठों के द्वारा एक अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया था। अब आप देखिए, जैसा बार बार हम बात करते हैं कि मराठे बहुत साहसी थे, युद्ध में कुशल थे। अभी तक कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जो मराठों की अंग्रेजों के समक्ष उत्पन्न हुई। अब इसके पीछे क्या कारण थे? हम सभी जानते हैं शिवाजी महाराज ने जिस राज्य को स्थापित किया था उस राज्य की मजबूती भी उन्होंने काफी हद तक उसको सुदृढ़ता प्रदान करी थी, उस विशाल साम्राज्य को। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए समस्त मराठा सरदार जो किसी भी तरह से साहस और वीरता में कम नहीं आगे जा सकते थे। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से अंग्रेजों के समक्ष, जो कि उनकी तुलना में भारत में संख्या में भी कम थे, फिर मराठे यहीं के रहने वाले थे, अंग्रेज बाहर से आए थे, तो यहाँ की जो पूरी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से भी मराठे पूरी तरह से पहचान रखते थे, जबकि अंग्रेज उससे अनभिज्ञ थे। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी संख्या में जो अंग्रेज थे वो इन मराठों को, विजयी मराठों को, साहसी मराठों को क्यों परास्त करने में सफल हो सके। आज आप यही लिखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की पराजय के प्रमुख कारण। अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की पराजय के प्रमुख कारण। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे आंतरिक दुर्बलताएं। आंतरिक दुर्बलताएं। अब देखिए आंतरिक दुर्बलताएं किस तरह से कारण बनी। पेशवा स्वयं यदि शक्तिशाली हो, समझदार हो, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो, तो उसके सरदार या सामंत कितने भी उद्दंडी क्यों ना हो जाए, उन पर नियंत्रण रखने में वह सफल हो सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति क्या बन रही थी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय स्वयं एक अयोग्य और निर्बल पेशवा सिद्ध हुआ और इसी के कारण वह अपने इन मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाओं को, उनके आपसी प्रतिस्पर्धाओं पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, आप देखिए वह स्वयं कभी सिंधिया के संरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ और कभी अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों के सामने मराठा सरदारों की आपसी प्रतिद्वंदिताएं, इन आपसी प्रतिस्पर्धाओं की जानकारी उनके सामने खुल करके आई, तो उन्होंने बड़ी आसानी से इन दुर्बलताओं को समझ करके उन मराठा सरदारों को एक के बाद एक करके परास्त किया और मराठा साम्राज्य का पूरी तरह से अंत कर दिया। दूसरे शब्दों में मराठों की शक्ति जो थी पूरी तरह से समाप्त कर दी और अब मराठों का
जो पूरी तरह से अस्तांचल में चला गया था। तो आंतरिक दुर्बलताओं में स्पेशली आप लिखिएगा सिंधिया, होलकर, भोसले ऐसे मराठा सरदारों के आपसी संघर्ष इस देश ने आंतरिक दुर्बलताओं को अंग्रेजों के समक्ष उजागर किया, जिससे अंग्रेज उन पर हावी हो गए। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा प्रशासकीय दोष। अब आप देखिएगा हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के बाद उसे एक योग्य प्रशासन भी प्रदान किया था। यदि आपको याद हो, शिवाजी महाराज द्वारा अष्टप्रधान की स्थापना की गई थी, जिसमें आपके पेशवा, पंडित राव, सुमंत, आप सब अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको सेकेंड ईयर में। तो ये जो अष्टप्रधान था, जिसमें न्यायाधीश जैसे पद भी दिए गए थे, वो सारे मिलकर के छत्रपति महाराज को सहयोग प्रदान करते थे और उन्हीं की सलाह से शिवाजी महाराज ने एक सुयोग्य शासन अपने विशाल मराठा साम्राज्य को प्रदान किया था। इसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे छत्रपति का पद, स्पेशली आप देखिएगा शाहू जैसे जो छत्रपति थे, उनके समय में बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो धीरे धीरे पेशवा जो थे, शाहू की दुर्बलता के कारण पेशवा का पद छत्रपति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था और प्रशासनिक जितनी शक्तियां थी वो पेशवाओं के हाथों में केंद्रित हो गई थी। एक के बाद एक योग्य पेशवा भी मिलते गए, जैसे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। तो इस तरह से उन योग्य पेशवाओं ने अपने समस्त मराठा सरदारों को अपने नियंत्रण में रखा और वो एक आप कह सकते हैं योग्य प्रशासन के ही उदाहरण माने जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेशवाओं की निर्बलता सामने आने लगी, माधवराव द्वितीय तक भी यदि हम देखें, माधवराव द्वितीय भी एक योग्य पेशवा के रूप में जाना जाता है, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वो पूरी तरह से अयोग्य था और इसी वजह से उसने कभी भी प्रशासनिक सुविधाओं पर प्रशासन के विभिन्न विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इससे पूर्व में भी आप देखिएगा पेशवा जो थे उनकी नीतियां वो प्रशासन की ओर विशेष ध्यान देने वाली नहीं थी और इसलिए प्रशासन का एक सुदृढ़ ढांचा जो बना होना चाहिए वो इन पेशवाओं के शासनकाल में हमें समस्त मराठा साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता और बिना प्रशासनिक इकाइयों के जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और उसका परिणाम अंततः वही होता है जो मराठों के साथ हुआ, पूर्णतः वो साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है और कोई नई शक्ति आकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है, जैसे अंग्रेजों ने मराठा प्रदेशों पर या मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो प्रशासनिक कमजोरियां जो थी वो भी मराठों की पराजय का कारण बनी। इसके बाद आप देखिएगा अयोग्य नेतृत्व। देखिए किसी भी युद्ध में, चाहे हम 1761 का पानीपत का युद्ध देख लें जो मराठों और अब्दाली के बीच लड़ा गया था, यदि उसके भी हम कारण पढ़ते हैं पराजय के, मराठों की पराजय के उस युद्ध में, तो उसमें भी ये पॉइंट आता है योग्य नेतृत्व। आप देखिए जब तक सेना का नेतृत्व करता, सेना का सेना नायक अपनी संपूर्ण सूझबूझ से युद्ध का संचालन नहीं करेगा तो युद्ध में उस सेना को कभी भी विजय हासिल नहीं हो पाएगी। और ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ भी ऐसा हुआ। एक जगह हम बात करते हैं अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता की, चाहे हम गवर्नर जनरल के रूप में देखें, वॉरेन हेस्टिंग्स है या वेलेजली है, ये ऐसे योग्य नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व ऐसे सुयोग्य लोगों को सौंपा जिन्होंने अंग्रेजों को शिकस्त नहीं खाने दी, जैसे पोफम, जैसे गोडार्ड, जैसे ले, जैसे ऑर्थर वेलेजली। इनके माध्यम से सेना के द्वारा युद्ध में जो एक सटीक नीति होनी चाहिए युद्ध में विजय हासिल करने के लिए, उस नीति का निर्धारण इनके द्वारा किया गया। तो निश्चित रूप से यदि हम कंपेयर करें बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास, तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स
के पास योग्य नेतृत्वकर्ताओं की कमी नहीं थी, जबकि मराठों के पास उनकी पराजय के लिए योग्य नेतृत्व का अभाव भी एक प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है। और निश्चित रूप से उनकी पराजय में हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आप देखिएगा, आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता। किसी भी, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे वो राज्य विशाल हो, उस राज्य की मजबूती, उसकी सुदृढ़ता का प्रमुख आधार होता है उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। दुर्भाग्यवश पेशवाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या आय के साधनों में वृद्धि करने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश रहा है और उसी कृषि के पर कई सारे हमारे उद्योग धंधे भी बेस्ड रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए प्राचीन काल से यदि हम देखें तो हमारे देश की बनी हुई महत्वपूर्ण चीजें, हमारे यहाँ की उत्पादित महत्वपूर्ण चीजें विदेशों को आयात की जाती थी, जैसे गरम मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथ से बनी हुई बहुत सी चीजें जो है, कालीन आदि, वो विदेशों को निर्यात किए जाते थे और ये राज्य की आय का बहुत बड़ा स्रोत होते थे। साथ ही साथ आप देखिए हर राज्य में, जैसा हम बार बार इस चीज को पढ़ते हैं, जब हमारे यहाँ राजतंत्र था तो उस समय में हमारे यहाँ आप देखिए भूमि, जो राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत माना जाता था वो था लैंड रेवेन्यू। और उस लैंड रेवेन्यू की वजह से राज्यों की स्थिति काफी सुदृढ़ रहा करती थी, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत रहती थी। और इसके अलावा आप देखिए व्यापार वाणिज्य, जो भी एक योग्य शासक होगा वो अपने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए व्यापार वाणिज्य के लिए भी पर्याप्त मार्ग खोलेगा और उसका ये भरसक प्रयास होता है कि वह विदेशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करे, अपने यहाँ अंतर्देशीय व्यापार को महत्व प्रदान करे, इसके लिए अच्छे व्यापारिक मार्गों को स्थापित करे, व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करे। लेकिन आप देखिए यहाँ दुर्भाग्य था कि मराठों द्वारा कभी भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के कोई व्यापक उपाय नहीं किए गए। इसका कारण क्या था? मराठों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी और वो थी लूटपाट की प्रवृत्ति। मराठों ने सदैव लूटपाट का कार्य किया। यही कारण है कि कभी भी उन्होंने अपने साम्राज्य को एक योग्य प्रशासनिक व्यवस्था नहीं प्रदान की और न ही कभी अर्थव्यवस्था को सुधारने पर उनके द्वारा कोई ध्यान दिया गया। बड़ी बड़ी सेनाएं निकलती थी। शिवाजी महाराज ने, यदि आपको याद हो, उन्होंने अपने सैनिकों को ये स्पष्ट आदेश दिया था कि जब आप युद्ध के लिए जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। शिवाजी महाराज निश्चित रूप से एक योग्य शासक थे और अपनी सेना को इसीलिए उन्होंने ऐसे आदेश प्रसारित किए थे। लेकिन बाद में पेशवाओं के द्वारा, जो पेशवा बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इसके बाद यदि हम उत्तराधिकारी देखें इनके, तो उन्होंने कभी भी सेना को इस तरह के आदेश प्रसारित नहीं किए। और यही कारण है कि जब मराठा सेनाएं निकलती थी तो खेत में खड़ी हुई फसलें जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाया करती थी। तो जहां एक अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होना चाहिए था, वहीं हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो ना खेती पर, ना पशुपालन पर, ना व्यापार वाणिज्य पर इन मराठों के द्वारा कभी ध्यान दिया गया। और यही कारण है कि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी लड़खड़ा गई और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी लूटपाट की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ा दिया था। इसके बाद आप देखिएगा, हम बार बार बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
उसमें आप देखिएगा जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासकीय और आर्थिक व्यवस्थाओं से कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप देखो कि जब कोई भी मुस्लिम शासक अपनी सेना तैयार करता था, आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जब उसने अपनी सेना को तैयार किया, सेना का संगठन किया, तो योग्यता जो है वो एक सैनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसकी क्वालिटी में उसे मेंशन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था, जाति प्रथा और सामंत जो है, सामंती प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं इन सामाजिक दुर्बलताएं थी जिन्होंने मराठा शक्ति को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया था। अब कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय है लेकिन उसमें सैनिक गुणों का अभाव है, तो उसके बावजूद भी क्योंकि वो एक मराठा है, क्षत्रिय है, इसलिए वो सेना में सम्मिलित हो सकता है। जबकि समाज की और जो अन्य जातियां हैं, यदि उसके किसी भी व्यक्ति में सैनिक योग्यताएं हैं तो इस जाति प्रथा के कारण उसे सेना में सम्मिलित नहीं किया जाता था। अभी हमने बात की थी लूटपाट की मराठों की, तो आप देखिए जब सेना में इस तरह से भर्ती होने लगी तो कुछ लोग तो इसीलिए उसमें सम्मिलित हो जाते थे लूटपाट के उद्देश्य से। तो सेना की जो वास्तविक मजबूती होनी चाहिए, सेना का जो वास्तविक संगठन होना चाहिए, सेना की जो एकता होनी चाहिए, वो उसका पूरी तरह से अभाव मराठा सेना में पाया गया था। और यही कारण है कि अंग्रेजों की सैनिक एकता, उनकी सैन्य एकता, उनकी योग्यता और उनके संगठन के आगे जो मराठा सेना थी वो नहीं टिक पाई, और जो तीनों आंग्ल मराठा संघर्ष हुए उसमें एक के बाद एक करके मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद आप देखिए हम बात करते हैं सैन्य दुर्बलताएं। एक हमारी सामाजिक दुर्बलताएं थी जहां पर जाति प्रथा के कारण बहुत से जो योग्यताधारी थे उनको समानता के आधार पर सेना में सम्मिलित नहीं किया जाता था। और साथ ही साथ आप देखिएगा जो राजा की नियुक्ति सामंतों की नियुक्ति की जाती थी, पहले जहाँ छत्रपति करते थे वही अब ये अधिकार भी पेशवाओं को प्राप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं अपने कुछ चापलूसी करके कह लीजिएगा, कुछ धन आदि दे करके सामंत पद प्राप्त कर लिया जाता था। अब सैन्य दुर्बलताओं में जैसा कि हम सभी जानते हैं मराठों की एक महत्वपूर्ण युद्ध पद्धति थी जिसे छापा मार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये उनकी काफी पुरानी पद्धति थी और उसी पद्धति ने मराठों को उनका एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में काफी सहयोग भी प्रदान किया था। लेकिन अब ये पद्धति जो थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति, वो अंग्रेजों की वैज्ञानिक ढंग से जो स्थापित या संगठित सेना थी उसके सामने उनकी ये युद्ध पद्धति काम नहीं आई। यहाँ हम ये कहेंगे कि मराठों के द्वारा जो नए सैनिक अस्त्र शस्त्र, जो नए तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से जो सेना का संगठन किया जाना चाहिए था वो मराठों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वो अभी भी अपनी पुरानी युद्ध पद्धति से ही युद्ध का संचालन कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें अंग्रेजों के सामने शिकस्त झेलनी पड़ी। जैसे आपको यदि याद भी होगा कि बार बार मैं इस चीज को रिपीट करती हूँ, चाहे हमारे यहाँ राजपूत शासक हो चाहे हमारे यहाँ मराठे हो, कभी भी कहीं भी हम किसी भी एंगल से देखें तो उनमें साहस और वीरता का अभाव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सैन्य कमजोरियां, उनके आपसी ईर्ष्या द्वेष जो है वही सदैव विदेशी आक्रांताओं के सामने उनकी पराजय का कारण बने थे। तो यहाँ पर भी यदि मराठों ने समय रहते हुए अपने आप को वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया होता है, अपनी सेना को वैज्ञानिक पद्धति से संगठित किया होता तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के सामने उनको शिकस्त झेलनी नहीं पड़ती। फिर इसके बाद आप देखिएगा जो देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों ने भी मराठों को सहयोग प्रदान नहीं किया था।
जिस तरह से हमने 1761 के पानीपत की युद्ध के मराठों के पराजय के कारण पढ़े थे, उसमें भी आपके ये बिंदु आया था कि जो हमारे देशी रियासतों के शासक थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने किसी भी तरह से मराठों को अपना सैनिक सहयोग प्रदान नहीं किया था। इसका कारण मराठों की लूटपाट की प्रवृत्ति जो थी, उससे ये समस्त देशी रियासतों के जो शासक थे वो भी काफी परेशान हो चुके थे, और इसीलिए ना उन्होंने अब्दाली के साथ युद्ध के समय मराठों को सहयोग प्रदान किया, और ना ही जब अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपना कोई सहयोग उनको प्रदान किया। वो बात अलग है कि भरतपुर का शासक जो ऑलरेडी अंग्रेजों से सहायक संधि कर चुका था, जब होलकर ने आक्रमण करा तो उसने अपने स्वधर्मी और सजातीय भाई को सहयोग देना अधिक उचित समझा था, ताकि अंग्रेजों के संरक्षण से उसको मुक्ति प्राप्त हो सके। पर इस तरह के एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। अधिकांश देशी रियासतों के द्वारा मराठों को सपोर्ट नहीं किया गया था, और शायद अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी भारत पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि आप देखिएगा जैसे जो रुहेले थे वो इनसे परेशान थे, हमारे जो राजपूत शासक थे वो इनसे परेशान थे, और उन्होंने रुहेला शासक जो था, रुहेला सरदार नजीब खां, उसने अब्दाली को मराठों के विरुद्ध ही आमंत्रित किया था। तो ये परिस्थितियां जो है उनकी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध उनको पराजय की ओर धकेल गई थी, और उनको पराजय का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा आप देखिएगा मैसूर और हैदराबाद दो महत्वपूर्ण स्टेट थी, और मैसूर और हैदराबादी मराठों के समान अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत करने वाली दो शक्तियां थी। हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान हम आंग्ल मैसूर संघर्ष में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए ये दोनों स्टेट्स जो थी वो भी, या ये दोनों शक्तियां जो थी वो भी अंग्रेजों से शक्ति में किसी प्रकार से कम नहीं थी। दुर्भाग्य से हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उसके बाद युद्ध में लड़ते हुए अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरह से हैदराबाद के निजाम का भी पतन हो गया। जिन दो शक्तियों से मराठों को सहयोग भी मिल सकता था, लेकिन पेशवा की अयोग्यता के कारण, उसकी सूझबूझ की कमी के कारण, उसमें कूटनीतिक अभाव के कारण उसको यह सहयोग नहीं मिल पाया, और वो इससे वंचित रहा। तो ये दो शक्तियों पर जब अंग्रेजों ने अपनी विजय दर्ज करा ली तो उनके हौसले जो थे वो और अधिक बढ़ गए थे, और इसीलिए उन्होंने बड़े साहस के साथ और बड़े उत्तेजना के साथ मराठों के विरुद्ध संघर्ष करा और उनको परास्त किया। इसके बाद आप देखिएगा जो नाना फडणवीस की नीतियां हैं, ये भी काफी हद तक मराठों के पराजय का कारण बनी। अब फडणवीस हम सभी जानते हैं 12वां संसद का उसने निर्माण किया था मराठों को एक करने के उद्देश्य से, लेकिन बाद में वही फडणवीस की नीतियां मराठों के पतन का कारण बनी। इसका कारण क्या था कि फडणवीस पेशवा को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। उसने पेशवा को कभी भी सैनिक और प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य नहीं किया, और यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से माधवराव द्वितीय और अधिक योग्य पेशवा के रूप में उभर करके सामने आता और मराठों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, और अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर के सबको लड़ने के लिए प्रेरित करता। इसी तरह से आप देखिएगा हैदर अली के साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन समय रहते हुए जिस सहयोग और समर्थन की आवश्यकता उसको प्रकट करनी चाहिए थी, वो उसके द्वारा नहीं की गई। स्पेशली आप देखिएगा
महादजी सिंधिया जब अंग्रेजों से उसने हैदर अली ने उसके सामने हथियार डाले, अंग्रेजों से संधि करने के लिए कहा गया, तो हैदर अली निरंतर विजय प्राप्त कर रहा था और इस बात को लेकर के फडणवीस और महादजी सिंधिया दोनों में मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे। हैदर अली फडणवीस का अच्छा मित्र भी था, तो यदि उस समय में भी हैदर अली को और आगे बढ़ने के लिए कहा जाता तो संभवतः शायद युद्ध के परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि फडणवीस की नीतियां जो हैं वो भी मराठों की पराजय के लिए उत्तरदायी थी। यदि वो महादजी सिंधिया को भी साथ लेकर के चलता, हैदर अली को भी साथ लेकर के चलता, सब में अच्छे से समझौता कराते हुए एकता स्थापित करके रखने का प्रयास करता, तो मराठों को पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह से ये विभिन्न कारण उपस्थित हुए मराठों की पराजय के लिए, जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और फिर मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगी, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो इन फ्यूचर जब भी हम लोग इकट्ठे होंगे, निश्चित रूप से उन पॉइंट्स को लेकर के दोबारा डिस्कस किया जाएगा। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।